हेलो बेटा, क्या हाल चाल समाचार? बढ़िया एकदम। तो देखो, अभी तक फिजिक्स की जो भी मॉक ये क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है, उसमें 3 क्लासें हो चुकी हैं। आप लोगों का बम्पर प्यार मिल रहा है, बम्पर कमेंट आ रहे हो, कमेंट सीरियसली आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस तारीफ पे तारीफ करो, ऐसा नहीं, बुराई भी करो। लेकिन जो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर 43 में ये कर सकते थे, 42 में ये कर सकते थे, 38 का आंसर ये आ रहा था, यहाँ पे आपसे ये मिस्टेक हो गई, वहाँ पे वो हो गई, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये लगता है कि आपने 10-12 क्वेश्चन सुने तो हैं, कॉपी पेन निकाल करके सॉल्व तो किया है ना, कुछ तो किया है। जो बच्चा कुछ करेगा तो फ़ायदा तो मिलेगा ना। जो बच्चा यही कहता रहता है कि अरे देखा, स्क्रॉल कर रहे हैं, लेटे लेटे स्क्रॉल कर रहे हैं, अच्छा ये वीडियो अच्छी लग रही, शुरू के 2-3 मिनट देखी फिर हटा दी, तो वो फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि अगर हमने 20 क्वेश्चन कराए किसी वीडियो में, 25 कराए, 30 कराए, तो बच्चे ने 30 पहुँचे हैं, आखिरी तक पहुँचे तो हैं बच्चे। जो बच्चे आखिरी में आकर रहे हैं, सर 48 क्वेश्चन में ये दिक्कत है, इसका मतलब 47 क्वेश्चन तक उन्होंने किया हुआ है। और जो करेगा बेटा उसी का तो सिलेक्शन होगा। आदमी सोचे कि बस सोच करके अगर ख्वाबी पुलाव पकाने से पुलाव बन जाए, बिरयानी बन जाए, तो बन चुकी है ना, उससे तो नहीं बनती ना। और रही बात मोटिवेशन की, तो बेटो मोटिवेशन तो इस समय आपका 8 दिन बाद पेपर है, तो आप मोटिवेटेड ही हो। बात समझ में आ रही है? आप अगर इस समय भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो भैया इस समय आप बहुत सीरियस इश्यू पे हो, आप उस पर फोकस करो कि भाई इस समय हमको 8 दिन पहले मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। अगर हमारा एडमिट कार्ड और 10 दिन बाद अगर पेपर है, तो हम ऑटोमेटिक क्या है, मोटिवेटेड है। और मोटिवेटेड नहीं है तो हम क्या है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अपने आप को धोखा नहीं देना है, कॉपी पेन निकाल के बैठना है। हमारी क्लास जब भी आप रिकॉर्डेड देखो, सीरियसली देखोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हो सकता है कभी कभी 1 घंटे में मैं 20 क्वेश्चन ही करा पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि यहाँ पे जब क्वेश्चन कराएंगे तो टाइम लगेगा, और मैं बिना उसके नहीं करा सकता हूँ कि आपको केवल हवा में बना दिया क्वेश्चन। तो आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 4th हमारी क्लास है, और आज एक एक करते हुए जो भी क्वेश्चन है उसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दी बताने के चक्कर में कॉन्सेप्ट बर्बाद कर दिए जाएं बहुत ज़्यादा। इसीलिए देखो, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह मैं नहीं लिखता हूँ, क्योंकि जो बच्चा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वो खुद ही क्या कर लेगा, आंसर निकाल लेगा, उसको किसी मोटिवेशनल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन बेटा आप लोग कमेंट में पिछली वीडियो में डाला था, आप लोगों ने तीसरी वीडियो में, ठीक है, जो चीज़ें डाली थी वो मैं एक बार बता दूंगा अभी इसी क्लास में कि कहाँ पे वो क्वेश्चन अभी मैं खोल ओपन करता हूँ तो वहाँ से बता दूंगा। ठीक है, आज वाली क्लास पहले देख लो, फिर वो बताते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज में लगाए गए हैं। तो सीरीज या पैरेलल कहीं पर भी लगाए जाएं, तो आप यहां पर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जान लो। कॉम्बिनेशन की बेटा अगर हम बात करेंगे, किसके, कैपेसिटर के। अगर हम कैपेसिटर में, ध्यान से समझना, अब क्लास स्टार्ट हो गई है, कैपेसिटर में अगर हम बात करेंगे किसकी, कॉम्बिनेशन की, तो बेटा एक कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक हमारा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो देखो सीरीज क्या होता है कि अगर यहाँ पर कैपेसिटर का साइन ऐसा होता है, 2 इक्वल डंडे होते हैं, और यहाँ पे बैटरी होती है, एक बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव वाले को हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, तो हम लोग कहते हैं बड़ा डंडा और छोटा डंडा। कैपेसिटर में इक्वल डंडे मान लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है तो प्लस टर्मिनल से माइनस, प्लस से माइनस जाने का क्या है, केवल एक ही रास्ता है। देखो प्लस से माइनस जाएगा तो यहां होते हुए एक ही रास्ता है ना इसके पास, ये अगर चार्ज जाता तो यहां से होता हुआ यहां तक जाता, चार्ज ऐसे स्टोर होता। बात समझ में आई? तो यहां पे क्या है, प्लस से माइनस जाने का केवल एक ही रास्ता है। यहां पे साफ साफ लिख लो, ओनली वन वे, या हम लिख दें एक ही रास्ता। ये मूवी भी थी ना कोई, अजय देवगन की। तो एक ही रास्ता अगर होगा तो वहां पे क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और उसमें चार्ज, देखो सी का फॉर्मूला बेटा जो होता है वो होता है Q/V। मतलब इस पूरे टॉपिक में बात करें तो C होता है, Q होता है और V होता है। तो यहां पे बात करेंगे तो चार्ज की वैल्यू ये हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। पोटेंशियल की बात करेंगे
तो पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल होगी। इतना हमको याद रखना है। प्रूफ करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 1/c इक्वलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आता है। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं है। तो यहां से ये समझ में आया कि चार्ज भैया कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कहां पे क्या होगा? तो बताओ, दे विल हैव इक्वल चार्ज, ये तो सही है। सेम पोटेंशियल तो नहीं होता ना, तो ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन जो होगा वही इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट मान लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? ए ऑप्शन सही होगा ना। चलो, तो अब इसका पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी तो देखें। तो पैरेलल के कॉन्सेप्ट में देख लो, अगर मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर हम मान लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो डायग्राम ये होता है कि प्लस से माइनस जाने के कई रास्ते हों, अलग अलग रास्ते हों, ठीक है ना। प्लस से माइनस जाने के क्या हो बेटा, अलग अलग रास्ते होते हैं, तो वो हमारा कहलाता है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं डिफरेंट वे हो, या हिंदी में लिखना है तो बोल देंगे अलग अलग रास्ते। ठीक है, अलग अलग रास्ते होते हैं तो वो हमारे किस में कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे। पैरेलल में जो सेम होता है वो होता है पोटेंशियल, ठीक, और जो वेरिएबल होता है वो हमारा होता है बच्चे चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल होता है, और पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो देखो यहीं पे तुम्हारे 2 आंसर आ गए जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। अगर यहीं पे कहा जाता है पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में होंगे तो बताओ बेटा, कमेंट में बताना कि क्या सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर पैरेलल में होते, ये सब आंसर कमेंट में बताओगे तब मुझे पता चलेगा सीरियसनेस कितनी है। उस हिसाब से अगली वीडियो का लेवल क्या करेंगे, अप करेंगे। अगर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या जरूरत है मेहनत करने की यार। बात समझ में आ रही है? हमें भी मजा कब आती है, जब देख रहे हैं कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। बच्चा जो है, जो डाउट हो रहे हैं, बोलने में कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। जैसे पिछली वीडियो में क्या हुआ था कि हमें ई की वैल्यू हम बोल रहे हैं 2.73, ये हम बोल रहे थे, और 1/e की वैल्यू हमने लिख दी 2.73। तो एक बच्चे ने बताया भी कि वहाँ पे सर मिस्टेक हो गई है। तो वो अच्छा लगता है कि यार बच्चा इतना सीरियसली देख रहा है हमको कि हाँ 1/e वहाँ पे कुछ उसके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट गलत ना आ जाए, तो उसने कमेंट में बताया हमको। तो ये थोड़ी ना है कि हमसे कोई गलती हुई तो हम उसको छुपाएंगे। भाई छुपाएंगे तो किसका घाटा है, तुम्हारा घाटा। और अगर तुम्हारा घाटा हुआ तो ओवरऑल किसका घाटा हुआ, नाम किसका खराब हुआ, हमारा हुआ, है ना। फ्यूचर भी तुम्हारा खराब, हमारा भी खराब। तो इससे अच्छा है कि भाई कहीं पे कोई गलती हो तो खुल के उसको एक्सेप्ट कर लो। यही काम तुम्हें भी करना चाहिए, और गलतियों से हमेशा क्या लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। तो बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बीच बीच में बताते रहेंगे कि पिछली वीडियो में कहाँ कहाँ जो मिस्टेक थी, या क्वेश्चन जो नहीं आ रहे थे समझ में, वो फिर से बता देंगे। बताओ बेटा, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? यहां पर जो पैरेलल में आंसर आता है, आंसर आता है बेटा C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है। सीरीज वाले में जो इक्विवेलेंट होता है वो लेस होता है, लेस देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। और यहां पर जो C इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में, वो क्या होता है, हाई होता है, ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन एक था, लेकिन आपको करीब इससे 6-7 क्वेश्चन बता दिए गए कैसे कैसे आएगा। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, कह दिया गया सीरीज है तो कांस्टेंट क्या होगा, चार्ज होगा, वेरिएबल क्या होगा, पोटेंशियल होगा, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी, मिड में होगी। तो यहाँ पे हमेशा लेस देन होती है।
यहाँ पे पैरेलल है तो अलग अलग रास्ते होते हैं, डिफरेंट पाथ होते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाए। तो ये पहले क्वेश्चन में देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टाइम वीडियो का कैसे बढ़ता है? ऐसे ही तो बढ़ता है, जब एक क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ना समझ करके क्या करें, कॉन्सेप्ट समझें। पूरा क्लियर हुआ। अब आता है दूसरा, कह रहा है कि Q जो है वो हमारा क्या है, Q जो है वो हमारा क्या है, चार्ज है ऑन द कैपेसिटर एंड कैपिटल E। कैपिटल E जो है ये हमारा क्या है, ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, बिटवीन की बात हो रही है, तो वैसे जो फोर्स होता है वो होता है Q इंटू ई, ठीक है। नॉर्मली जब हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू, नॉर्मल में तो यही लिखते हैं, लेकिन जब बिटवीन द कैपेसिटर लिखते हैं तो ये तुम्हारा हो जाता है 1/2 QE, ठीक है। ये तुम्हारा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1/2 QE हो जाएगा। समझ में आया? तो जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C हो जाएगा। नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट से पूछता तो नॉर्मल में क्या लिखते हैं, F इक्वल टू QE लिखते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन अगर कैपेसिटर में है और बिटवीन द ये है प्लेट है तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 QE हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। फिर क्या है, कह रहा है एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी डेंसिटी कितनी है, इतना है। तो यूनिट से समझ में आ गया कि ये क्या दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो E का फॉर्मूला हमें पता होता है गॉस थ्योरम में। ये गॉस थ्योरम में देखो इनफाइनाइट प्लेन शीट का चार्ज का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, E इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स होता है ना। पूछा क्या गया है, डेल्टा एक्स पूछा गया है, तो ये आ जाएगा डेल्टा V अपॉन कैपिटल E, और कैपिटल E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ से देखो डेल्टा V दे रखा था, डेल्टा V देने के बाद ये वाली वैल्यू भी दे दी, तो अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, बस वैल्यू इक्वेट करनी है और आंसर बताना है। तो आंसर तुम लोग इसका बताना सेकंड वाले क्वेश्चन का कि कितना होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना। मेथड पूरा समझ में आ गया है, ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा करके आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में कि सर ये आंसर आ रहा है, तो पता चलेगा कि कितने बच्चे सीरियसली इसको कर भी रहे हैं। नहीं तो केवल व्यू बढ़ाने के लिए देख रहे हो तो भैया मत देखो, कुछ सीरियसली वे में देख रहे हो और अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक भी कर दो, है ना। और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, कुछ दोस्तों ने भी फॉर्म भरा हुआ है, उन्हें इस चैनल के बारे में नहीं पता है, तो उनको बता दो, शेयर कर दो अपने अपने स्टेटस पे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 को सबको C मान लिया गया है। ये हटेगा तो है नहीं, तो जब नहीं हटेगा तो हटाते क्या है। अब हमसे कह रहा है कि भैया इक्विवेलेंट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो है A और B अगर मान लो ये है, तो ये यहाँ से ये तो फालतू है ना, इसको तो हटाया जा सकता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ना। क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ और यहाँ में ये शॉर्ट सर्किट चला जाएगा ना, तो इसको तो हम हटा सकते हैं। तो बचा क्या, C1 और C2 बचा। और जब C1 और C2 बचा है तो बताओ ये तुम्हारा किस में है। अब अगर डायग्राम बनाए तो जब उसको हटा दिया तुमने तो यही तो डायग्राम बचा, और जब ये डायग्राम बचा तो तुम्हें पता चल रहा है कि भाई ये C और C किस में है, ये C और C किस में हो गया, पैरेलल में हुआ। ये बात समझ में आ रही है? सीरियसली समझो बेटा, यहाँ पर क्या है, क्यों हटाया गया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट ये होता है कि भाई अगर तुम्हें रास्ता मिल रहा है चुपचाप वाला तो काहे उसको चार्ज करोगे, है ना। जब हम एक रास्ते से जा सकते हैं और दूसरे रास्ते में देख रहे हैं कि हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी तो हम सिंपल पाथ चुनेंगे। कौन कह रहा है कि सबसे टफ पाथ चुनो, जो चार्ज स्टोर कर रहा है वो भी तो दिमाग होगा उसके पास। ये थोड़ी ना कि वो चार्ज स्टोर करे इसमें भी करे फिर उधर जाए, फायदा क्या।
हर इंसान फायदे के लिए कर रहा है ना कुछ, तो ये C3 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आई? क्यों होगा, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट है। अब ये C और C किस में हो गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में बेटा बताओ कितना आंसर आ जाएगा, पैरेलल में C प्लस C कितना हो जाता है, 2C हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा इतना समझ में आया, यहां तक दिक्कत है किसी को? फिर क्या कह रहा है, रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब 6 साइड होनी चाहिए, तो 6 साइड बना दी, एक ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ, तो हमें क्या करना है, सेंटर पे निकालना है हेक्सागन के। तो यहां पर हमको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब सेंटर पे निकालना है, निकालना क्या, पोटेंशियल निकालना है, चार्ज। और ये तुम ध्यान दो कि यहां पे अगर हेक्सागन होता है तो ये 60 डिग्री होती है, तो अगर ओ ए की बात करेंगे तो वो साइड के ही इक्वल होगी। तो V का फॉर्मूला आ जाएगा 6KQ/R। अब यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां कर देते हैं, तो 6K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू दी होगी, Q की वैल्यू कितनी है, रेगुलर हेक्सागन है, 0 मीटर है जा चार्ज, कितना 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6, ये तो हो गया Q, अपॉन में R है, तो R की वैल्यू देख लो कितनी है, R की वैल्यू है 0.1 मीटर। तो यहाँ से करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया इतना? यहाँ से ये चार्ज जो है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, चार्ज इसको 5 माइक्रोकूलम कर लो, ठीक है। चार्ज जो है वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9 5 जा 45, 45 × 6, 45 × 6 कितना चला जाएगा, 2.7, तो 2.7 के आसपास देखना आंसर आना चाहिए, और बताना कि कितना आंसर आ रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर 1 रखते तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम करके करेंगे, तो 5 माइक्रोकूलम, तो वहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन दिया गया है और इसको बताना है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में, और जिसमें भी होगा उसका आंसर हम क्या करेंगे, बता देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, हम क्या करने वाले, इसका आंसर हम बता देंगे। तो देखो कैसे बताएंगे, यहां पर तुम्हारा क्या होता है, इसको मेथड समझ लो, ये कहलाता है नेमिंग मेथड। कभी भी ऐसा कुछ हुआ करे तो हम लोग इसको क्या डालते हैं, नेमिंग मेथड डालते हैं। नेमिंग मेथड क्या होता है, जितने भी जंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, जंक्शन होते क्या है, जंक्शन होता है कि वो पॉइंट जो दो लोगों से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, वो पॉइंट जो दो लोगों से मिलके बना होता है वही हमारा क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। तो जंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, एक ये जंक्शन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जहां पर 2 से ज्यादा वायर मिले वही हमारा क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा ना। तो यहां से देखो एक वायर चला, ये ए था तो इसका भी नाम क्या हो गया, ए हो गया। ये बी था तो इसका भी नाम क्या हो गया, बी हो गया। अब देखो ए से उठ करके ये यहां तक गया तो ये हो गया ए, बी से उठ करके ये यहां तक आया तो इसका नाम क्या हो गया, बी हो गया। अब बताओ सारे नाम हो गए। रूल ये होता है, फिर से बता देता हूं, अगर हम एक पॉइंट से चल रहे हैं और जंक्शन तक पहुंचे और बीच में कैपेसिटर नहीं है तो उसका नाम क्या होगा, वही होगा जो पहले वाले का है, तो इसका नाम हो गया ए। अब देखो यहां से एक वायर उठा और ये यहां तक पहुंचा, तो इस वाले रास्ते में, ऊपर वाले रास्ते में बताओ क्या कोई कैपेसिटर था, नहीं था ना, तो इसका भी नाम जो होगा वो क्या होगा, पुराने वाले के नाम के इक्वल होगा। फिर देखो ये बी था तो इसका नाम हो गया बी, एक बी वायर यहां से उठा और यहां तक आया तो इसका भी नाम क्या हो गया, बी हो गया। अब देखो ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं, ए से बी जाने का एक रास्ता तो ये, दूसरा रास्ता ये और तीसरा रास्ता ये। तो ए से बी अगर हम जा रहे हैं
तो इसके टोटल कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। तो ये जब रास्ते हैं तो ये हमारे बताओ अलग अलग है ना, इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा जो आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, 3C आ जाएगा। एक की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड थी तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइक्रोफैरड आ जाएगी। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया। नेमिंग मेथड समझ में आया। इसमें कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा, नेमिंग मेथड का भी बताते हैं एक और क्वेश्चन तुमको अपने मन से। बताओ इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है किसी को, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 6 तक। अभी तक तो कोई ऐसा डाउट नहीं है कि हाँ जिसमें बहुत फंस रहे हो। 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले थे, फॉर्मूला बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कमेंट में सही आता है तो दूसरे का जो कमेंट है उसको उसी में टाइप कर दिया करो, है ना। ये ना सोचा करो, देखो क्या है कि अब जब मिल रहा है इतना सब कुछ तो आपका भी तो कुछ काम है। जैसे आपका जो भी आंसर आया बी आया, तो एक का अगर बी टाइप किया हो तो उसी के रिप्लाई में बी लिख दो। तो उससे क्या होता है कि हमारा भी काम हल्का हो जाता है कि सबका बी आ रहा है तो वही आंसर मैक्सिमम आ रहा है, तो वो सही होता है। कुछ अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगा आकर के, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखो क्या, अच्छा हाँ एक कॉन्सेप्ट बताना था। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हमने दिया कि ये है, ये ए है, ये बी है, ये 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड सब दिया हुआ है। हमने कह दिया एक वायर यहाँ से उठी यहाँ पर आई और एक वायर यहाँ से उठ करके यहाँ पे आई। अब हमें इसका क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, अगला एक क्वेश्चन दूंगा वो आप लोग कमेंट में बताना। तो देखो क्या है कि जैसे यहाँ से हमने बताया ना जंक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो एक जंक्शन तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल 4 जंक्शन हो गए। 4 जंक्शन जब हो गए तो हम देखो यहाँ से ए नाम था ना, ए से इस जंक्शन तक आ रहे हैं और बीच में एक कैपेसिटर आ गया। रास्ते में चल रहे हैं और बीच में कोई आ गया अगर मान लो, तो नाम चेंज हो जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा सी। ए बी के अलावा भी तो 24 नाम हैं, अल्फ़ाबेट और भी तो है हमारे पास, तो इसको नाम दे दिया सी दे दिया। बात समझ में आई। यहाँ से देखो बी से चले, इसका नाम क्या हो गया, बी हो गया। अब ये सी वाला वायर एक उठ करके यहाँ पर आया तो इसका नाम भी क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि ऊपर वाले रास्ते में तो कोई कैपेसिटर नहीं है ना। तो जब कैपेसिटर नहीं है तो नाम चेंज नहीं होगा। ध्यान से समझना बेटा, अगर यहाँ से उठ करके कोई आ रहा है तो नाम चेंज नहीं होगा। बी की बात करें तो बी वाला उठ करके यहाँ से यहाँ पर आया तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर एक हो गया ए, एक हो गया सी और एक हो गया क्या, बी। ए से सी जाने का देखो एक रास्ता ये, सी से बी जाने का एक ये है, एक ये है और एक ये, ठीक है ना। तो बताओ ये 6 हो गया, ये 6, ये 6 और ये 6। तो अब इसका आंसर कितना होगा, तो ये 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 18 पैरेलल में है ना, ये 18 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सी इक्वलेंट का फॉर्मूला 2 अगर होते हैं तो आता है C1 + C2 अपॉन C1 + C2। तो 18 × 6 अपॉन 18 + 6 तो 24, तो 4.5 आ रहा होगा। बात समझ में आई। तो 4.5 इसका आंसर आ जाएगा। दिक्कत है कहीं पर, समझ में आ रहा है ना प्यारा सा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ कहीं पे किसी को दिक्कत है, नहीं। चलो फिर अगला देखते हैं। फिर क्या है, देखो कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड की क्या है, कैपेसिटी है। टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरड। हमें क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटेंस हैं और 3 से हमें क्या बनाना है, आंसर 6 लाना है। तो हमें पता है सीरीज वाला कम करता है और पैरेलल वाला क्या करता है, ज़्यादा करता है। तो हमने क्या किया, 4 वाले 2 को लगाया, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर लगाएंगे। 4 वाले 2 को लगा दिया सीरीज में। जब 4 और 4 सीरीज में लगता है तो आंसर आता है 1/4 + 1/4, 1/C इक्वलेंट ना। तो यहाँ से C इक्वलेंट आ जाएगा 2 आ जाएगा। सीरीज में लगाएंगे तो 2 आ गया। अब जब ये 2 आ गया, अब हम 2 को किस में लगा सकते हैं,
पैरेलल में लगा सकते हैं ना इसके साथ, तो कुल मिलाकर के हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो 2 हमारे लगेंगे सीरीज में और 1 लगेगा किसमें, पैरेलल में। बताओ सी ऑप्शन क्लियर हुआ? सी ऑप्शन में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 प्यारा सा समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना क्वेश्चन नंबर 7 में? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कॉन्सेप्ट हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह देता, इसमें मान लो क्वेश्चन था, कह देता कि 4 4 4 के 3 है ना हमारे पास, और हमें लाना है आंसर 12 लाना है, तो आपको पता है सीधे सीधे ऐड कर देंगे ना उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आंसर कितना लाना है, 12 लाना है। अगर मान लो हमें लाना है 4/3, तो 4/3 देखो 1.33 है ना, तो इसका मतलब इसको 4/3 लाने के लिए तीनों को किस में ऐड कर देंगे, सीरीज में, और 12 लाने के लिए किस में ऐड कर देंगे, पैरेलल में ऐड कर देंगे। क्लियर है इतना? अच्छा अगर मतलब 2 पैरेलल में लगा दें हम और फिर उसके बाद एक सीरीज में लगा दें, तो यहां से भी तो आंसर बन सकता है। तो 4 और 4 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये सब आपको कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए, कैलकुलेटर के भरोसे मत बैठा करो। अगर 2 कैपेसिटेंस हैं और सीरीज में है तो ऊपर क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 8 × 4 अपॉन 12, तो ये आंसर आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। आया समझ में? तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बताओ अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं सब में प्रॉपर समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें कोई लग रहा हो कि यार ये कैसे हो गया? अगर ऐसा होता, भाई हर बच्चे का दिमाग अलग अलग है, हर बच्चे की थिंकिंग अलग अलग है, हो सकता है कि वो क्वेश्चन सोच रहा हो ऐसा, तो अगली ही सेकंड में वो क्वेश्चन आया ना। तो भरोसा रखो, केवल भरोसा रखो, कॉपी पेन में करो क्वेश्चन, देखोगे अगले अगले मॉक टेस्ट जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। सीरीज जब चालू होगी तो पहली वीडियो से हम लेवल अप थोड़ी ना कर सकते हैं, पहले कुछ सिखाएं भी तो बच्चों को। ये थोड़ी ना है कि हमने घर के चाकू ले लिए और कह दिया जाओ बॉर्डर पे चले जाओ। भाई कुछ राफेल वगैरह हो भी तो हमारे पास दुश्मन को उड़ाने के लिए। ये थोड़ी ना है कि हमारे पास कुछ नहीं, घर के चाकू हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा बॉर्डर पे चले जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहली वीडियो से आप लोग कहते हो लेवल अप कर दीजिए, लेवल अप कर दीजिए। भाई मुझे तो लेवल अप करना ही है, लेकिन अपने साथ साथ कराना है ना। पहली में देखो धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना। पहली वीडियो आई थी, क्वेश्चन सिंपल थे, सच में सिंपल थे, लेकिन एक भरोसा था कि हाँ अगली वीडियो में अगर ये वाले बच्चे अच्छे करेंगे तो अगली वीडियो तक और हाई लेके पहुंचेंगे। तो अभी तो हमारे पास 7-8 दिन बचे हैं ना, तो उस 6-7 दिन में देखो 4 वीडियो आ चुकी हैं, चौथी वीडियो ये चली रही है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन किधर आ रहे हैं, लेवल अप होता जा रहा है। तो जो बच्चे अभी तक लेवल डाउन होकर के बैठे थे, वही बच्चे अब उसी क्वेश्चन को क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग में कर डालेंगे। कराना तो हमें तुमसे है ना यार, हम अपना लेवल थोड़ी ना दिखाने आए हैं, हमें तो तुम्हारा लेवल ले जाना है ऊपर तक, और वो लेके जाएंगे, इस बात की गारंटी है हमारी। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन समझ में आया, अगला देखते हैं। ये आया एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये जो तुम्हारा है अगर 5 होते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज अब क्या होता है वो समझ लो भाई। जिनको आता है वो आगे 1-2 मिनट आगे बढ़ा लो, जिनको नहीं आता है उनको मैं बता देता हूं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है कि मिनिमम 5 कैपेसिटर होने चाहिए, या रजिस्टर कुछ भी हो, मिनिमम 5 होने चाहिए। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। इसमें कंडीशन होती है बच्चे कि अगर C1/C2 इक्वल टू कितना है, C3/C4 है, तो उस समय देन C5 को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तब हम क्या करेंगे, C5 को रिमूव कर देंगे। तो जब C5 रिमूव कर देंगे तो भैया हमारा जो डायग्राम है वो क्या हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। एक यहां से कनेक्शन ही छूट गया। तो जब कनेक्शन छूट गया तो अब हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो देखो जैसे ये C1 था, ये C3 था, ये C2 था, ये C4 था, तो ये तुम्हारा C1 C3 अब जो है वो किस में आ जाएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा किसमें, सीरीज में। इधर वाला जब करेंगे तो ये भी हमारा किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो इससे मान लिया डैश आंसर आ गया C1 डैश और इससे आ गया C2 डैश। तो अब जब हम करेंगे तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे ना।
तो ये आ गया C1 डैश और ये हो गया C2 डैश। यहाँ से ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ गया भैया हमारा? ये है, तो देखो 1/1 इक्वल टू 1/1, तो ये 1 हट जाएगा, ये 1 जो होगा ये हट जाएगा। तो 1 और 1 ये कितना हुआ 0.5, ये 1 और ये 1 कितना हुआ, ये भी हुआ 0.5। तो 0.5 और 0.5 ये हमारे किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। और 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो पहले का तो 1 हो जाएगा, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए। अगले का निकाल लेते हैं। अगले वाले में क्या दिया हुआ है, अगले वाले में कहा गया है A और B यहाँ पे दे दिया गया है, और C और D जो है ये यहाँ पर दे दिया गया है। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अगर हम उठा करके इसको घुमा देते 90 डिग्री तो वही डायग्राम तो है, तो कोई चेंज तो आ नहीं रहा है। तो जब कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। बताओ, देख लो एक बार, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं लग रही हो, दिक्कत लग रही हो तो बताओ, बता दें। एक मिनट, ये C और D ये है ना, तो C और D ये है, तो ये तुम्हारा जो होगा ये तुम्हारा क्या बनेगा, व्हीट स्टोन बनेगा, व्हीट स्टोन। क्योंकि यहाँ पे देखो C और D के बीच में है ना, यहाँ पर C और D के बीच में नहीं है। जो व्हीट स्टोन का कॉन्सेप्ट था, तो ये तुम्हारा यहाँ पर C और D के बीच आएगा, तो इसको हटा दोगे। जब इसको हटाओगे तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो हमने पूरा किया था। तो 0.5 और 0.5, तो ये तुम्हारा आ गया 1। ठीक है, एक मिनट रुकना इसको। अब यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पर A और B ये था ना, वो C उसका था। तो यहाँ पे देखो तुम A से B जाने का एक रास्ता तो ऊपर वाला है, जिसमें 1 और 1 किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं ना। एक रास्ता बीच में है और एक रास्ता क्या है, इधर है। तो 3 रास्ते हैं ना। तो देखो ये 1 और ये 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा बेटा आएगा 0.5, 1 और 0.5। बात समझ में आई? तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तीनों को ऐड करोगे ना तो 2 माइक्रोफैरड जो होगा वो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 5 कैपेसिटेंस में एकदम से, जैसे मैंने गलती की वैसे तुम ना कर देना कि बस इधर देखा तो ये तुरंत क्या बोल दिया, व्हीट स्टोन है। तो ऐसा नहीं है, व्हीट स्टोन नहीं था, क्योंकि व्हीट स्टोन के लिए C और D जो मेन पोल्ट होते हैं उसके बीच नहीं, जो सब पोल्ट होते हैं उसके बीच जो होता है C और D कनेक्शन, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर कैपेसिटेंस है तो उसको हटा देते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गया? बताओ, 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। अब जब 1 to 8 नहीं है तो अगला देखो। कह रहा है इफ देयर आर n कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ वोल्टेज सोर्स, इतना टोटल एनर्जी पूछी गई है। तो अगर यहां पर n होते, ठीक, तो C इक्वलेंट कितना होता, n इंटू सी होता। भाई C इक्वलेंट अगर 2 होते तो 2C होता, 3 होते 3C होता, 4 होते 4C होता, 5 होते 5C होता, n होते तो कितना होता, nC होता। U की बात करें तो U होता है 1/2 C इक्वलेंट इंटू V इक्वलेंट स्क्वायर। अब V जो होता है वो तो वही रहता है पैरेलल में, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1/2 N इंटू CV स्क्वायर आ जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो ये जो आंसर आएगा ये कितना हो जाएगा, 1/2 n CV² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यार देख रहे हो छोटी छोटी गलतियां, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1/2 n CV²। जल्दी जल्दी में यही दिक्कत होती है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट सही करने के बाद टिक क्या कर दे रहे हैं, गलत कर दे रहे हैं। तो क्या होता है कि हमें कभी इधर देखना होता है, कभी तुम्हारी तरफ देखना होता है, लेकिन तुम लोग सीरियसली देखो। और गलती है, इसको ये ना सोचो मैं बचा रहा हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ, गलती मेरी है। और ऐसी गलतियां अगर करोगे तो देखो एक एक क्वेश्चन कितने कितने नंबर तुम्हें पीछे लेता चला जाएगा। आता हुआ क्वेश्चन जब बहुत गलत हो जाता है ना यार, बहुत बुरा लगता है, और वो ज़िंदगी भर याद रहता है। अगर आप किसी रैंक की उम्मीद लेकर के जा रहे हो और एक क्वेश्चन आप पूरा कैलकुलेट कर लिया और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर हमने ये टिक कर दिया था, अभी तुम्हारे सामने किया, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होती, होती है ना। तो गलतियाँ सही समय पे सुधार लेनी चाहिए, हम नहीं सुधार पाए होंगे, लेकिन तुमसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई तुम सुधार लो, है ना, अच्छा फ्यूचर बने तुम्हारा। हम ना था तो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मेन तो अब तुम्हारा है ना। तो ये सब गलतियों से बचो यार किसी भी तरीके से। देखो पूरा पूरा करने के बाद, और अभी मैंने ध्यान दे दिया, जब क्या होता है ना पलट करके पूरा फोकस करके देखते हैं तो लगता है कि अच्छा ब्रैकेट लगा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये गलतियां सब देखती हैं तब। अभी हम यही कर देते, कमेंट सेक्शन आ जाता है कि सर आपने ये पूरा बताया सी है या डी है, तो फिर हमें एक वीडियो बतानी पड़ती है 2-3 मिनट। तो ये सारी गलतियां ना हो तुम लोगों से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 पर आते हैं। कह रहा है इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, तो ये क्या हो गया, बी हो गया, और मूव कर रहा है मतलब वी हो गया, वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है। कह रहा है मोमेंटम चेंज होगा। अच्छा तो मोमेंटम चेंज होगा तो P = mv होता है, मूव कर रहा है। अच्छा यहाँ पे अब तुम ये समझ लो कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको क्या करती है, वो आपकी डायरेक्शन को तो चेंज करती ही है ना। अगर परपेंडिकुलर भी है तो डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मोमेंटम तो चेंज होगा ही होगा। मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ये सेम तो नहीं होगी, टोटल एनर्जी तो चेंज नहीं होती क्योंकि वेलोसिटी क्या रहती है, रहती बोथ मोमेंटम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी होती है ना, वो हमारा पाथ क्या करती है, सर्कुलर कर देती है। यहाँ पे पाथ भी समझ लेना, लो बता देते हैं। पाथ वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे देखो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है बी के, तो जो पाथ होता है वो होता है सर्कुलर। मतलब यहाँ पे जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है तो इतना तो पता है ना क्रॉस का मतलब क्या है। ये ना समझना क्रॉस मतलब बना दिया मतलब जो पढ़ाया था गलत था, ऐसा नहीं था। क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी और किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। डॉट का मतलब किधर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारा इतना हो गया। अब जब यहाँ पे वेलोसिटी इधर की तरफ हुई तो ये जो पाथ बनेगा ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा सर्कुलर पाथ बन जाएगा ऐसे। अगर यहाँ पे आता है वेलोसिटी पैरेलल टू बी, तो पाथ जो होता है वो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, नो डिफ्लेक्शन। डैट मीन्स फोर्स जो होता है एफ मैग्नेटिक, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर वेलोसिटी पैरेलल है बी के तो उस समय मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मैक्सिमम कहा जाता है। रे जा रही है तो इसका मतलब पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन पे टिक कर देना, अगर कोई नो डिफ्लेक्शन है तो नो डिफ्लेक्शन पे टिक कर देना। बात समझ में आई? फिर थर्ड आता है वेलोसिटी इज इंक्लाइन। अगर इंक्लाइन टू बी होगी, ठीक है, तो पाथ जो होगा वो कैसा होगा, वो हेलिकल होगा, हेलिक्स या हेलिकल। हेलिकल कह दें या हेलिक्स कह दें। हेलिक्स मतलब होता है कि वो जैसे सांप बैठता है ना, तो वो क्या कुंडली मार के बैठता है,
तो ये जैसे यहाँ पे ऐसे चलता है, जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं पिच बोलते हैं। बात समझ में आई? पिच क्या होती है? दो कॉन्जिक्यूटिव सेंटर लगातार जब घूम रहा है तो क्या है कि ऐसे ऐसे स्प्रिंग टाइप बन रहा होगा, तो दो कॉन्जिक्यूटिव सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है पिच कहलाती है। बात समझ में आई? तो बताओ ये पाथ वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो हो जाएगा, होगा ना? पक्का। चलो अगला करते हैं। अ लेंथ ऑफ वायर कैरीज अ स्टेडी करेंट, ठीक है। इट इज बेंट फर्स्ट टू फॉर्म अ सर्कुलर प्लेन कॉइल ऑफ 1 टर्न, ठीक है। द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव अ डबल लूप ऑफ सिमिलर रेडियस, स्मॉलर रेडियस, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर बाय द सेम करंट, सेम करंट की वजह से बताना है। तो जैसे मान लो कि एक लेंथ थी, तो लेंथ मान लिया L थी, लेंथ जो थी वो कितनी थी? L थी। पहली वाले में बना L इक्वल टू 2πr, ठीक। एक हमारा क्या हो गया? एक हमारा यहाँ से इतना बन गया। समझ में आया? इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी। फिर उसके बाद उसी लेंथ का हमने बनाया और डबल करा दिया, तो दो लूप बन गए इंटू 2πr' बन गया। ये बात समझ में आई? पहले वाले में तो एक ही लूप था ना, तो 1 इंटू 2πr किया, तो यहाँ से R आ जाएगा। यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी L/2π। यहाँ से R' की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L/4π। या हम कह दें कि R' जो होगा वो R/2 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? R' की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/2 हो जाएगी। हमें कहाँ पे निकालना है? हमें निकालना है सेंटर पे। तो सेंटर पे फॉर्मूले देख लो, फॉर्मूला भी याद करा देते हैं तुम्हें। B की बात करेंगे तो μ0/4πI/r इंटू सेंटर की बात कर रहे हैं तो 2π होता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे तो ये आ जाएगा n। तो देखो B प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? n1/r1 हुआ ना, या n/r हुआ। तो यहाँ से अगर हम b1/b2 करेंगे तो आ जाएगा n1/n2 इंटू r2/r1। तो n1 की वैल्यू 1 थी, n2 की 2 थी, r2 की थी r/2 और ये थी r। तो b1/b2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 हो गई। तो b2 की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ गई? b2 की वैल्यू निकल के आ गई 4b1। बताओ एक एक कॉन्सेप्ट यार लगेगा, लंबा लगेगा क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? आप लोग सोचते हो बस बैठो, खाली बैठे हुए हो, स्क्रॉल किया, अच्छा ये चौथे का लगाएंगे बेटा C, अब आएगी मज़ा। ऐसा तो होगा नहीं। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, रिलेशन बनाना आना चाहिए। अभी तक जितने रिलेशन बाहर बनाए थे अब फॉर्मूलों में बनाओ, तभी तो बात है, तभी तो क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे भाई। साफ सीधी बात है। तुम लोग क्या करोगे? लेटे होगे, अच्छा वीडियो आई है, ले स्क्रॉल ले स्क्रॉल ले स्क्रॉल, लो 10-10 सेकंड आगे बढ़ाया, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा, ये क्वेश्चन मज़ेदार नहीं है। तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाई। करेंगे तो यहाँ से b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4b1। बताओ बेटा, देख रहे हो 43 मिनट्स हो चुके हैं और अभी तक आपका क्वेश्चन कितना हुए हैं? 10-11 क्वेश्चन हुए हैं। तो हमें 4 मिनट लग रहा है, फॉर्मूले बताने पड़ते हैं, कौन सा चैप्टर है रिकॉल कराना पड़ता है, उसके बाद ऑप्शन देते हैं। आप लोगों के लिए ये तो है नहीं बेटा कि जल्दी कराने के चक्कर में हम 43 क्वेश्चन 43 मिनट में कर दें। करने पड़ेंगे आपको, लेकिन हमें तो आपका लेवल अप करना है ना। तो लेवल अप कैसे होता है? क्वेश्चन बढ़ा करके थोड़ी ना होता है, कॉन्सेप्ट बता करके होता है, और कॉन्सेप्ट बताने का टाइम नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन से 4-4 5-5 कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, ताकि ये 10 क्वेश्चन अभी तक आपके 30-40 क्वेश्चन के बराबर हैं, ठीक है। ढंग से बस सुनते रहो, बस हमको कॉपी पेन निकाल लो, कुछ नई चीज़ बताएं लिख लो तुरंत। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास होती है, उसको जो है तुम अपना डेली नोट्स बनाओ। मुश्किल से 5-6 पेज होंगे जो काम के होंगे, और सब तो क्वेश्चन ही होते हैं वो। ये हम एक चीज़ बताना चाह रहे थे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले याद कैसे करोगे? जैसे मान लो तुम्हारे में जो फेमस हैं, ज़्यादा आते हैं, वो आता है फाइनाइट वायर का, एक आता है इनफाइनाइट वायर का,
एक आता है सर्किल का, सर्किल का क्या मतलब फुल सर्किल का, फुल सर्किल में कहाँ पे निकालनी होती है, सेंटर पे निकालनी होती है। एक आता है हाफ सर्किल का, उसमें भी कहाँ, सेंटर पे। एक आ गया क्वार्टर का आ गया, ये क्वार्टर जो है वो सर्किल है, क्वार्टर सर्किल। फिर उसके बाद कोई भी आर्क का आ गया, आर्क का डायग्राम बना देते हैं। तो फाइनाइट वायर है तो बी की वैल्यू देखो, सबकी वैल्यू अगर हम तुम्हें याद कराना चाहें, अभी तक हमें नहीं पता तुम लोगों ने कैसे याद किया था, सब में बेटा ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, ये वाला जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है। देखो ये तो लिख देता हूं। तो अब जो तुम्हारा काम है वो क्या है, हमें बस ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है वो याद करना है। तो देखो फाइनाइट वायर अगर होगी, अगर फाइनाइट वायर होगी तो ये तुम्हारा आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा यहाँ पे ये होगा, जैसे मान लो ये पॉइंट है तो एक हो जाएगा अल्फा और एक हमारा हो जाएगा बीटा हो जाएगा। इनफाइनाइट वायर है तो लंबी सी वायर होगी, डॉटेड करके दिखा देंगे, यहाँ पे निकालना होगा पी पॉइंट पे। सेंटर है तो अगर पूरा अरे तो अगर इनफाइनाइट वायर होगी तो ब्रैकेट में कितना आएगा, 2 आएगा। फुल सर्किल है तो फुल सर्किल है तो देखो ऐसा सर्किल होगा ना, तो सेंटर पे कितना एंगल बना देगा, 2 पाई बनाएगा, तो सेंटर पर ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। समझ में आया, सेंटर पे कितना आएगा बेटा, 2 पाई आ जाएगा। हाफ सर्किल बताओ सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, हाफ सर्किल होगा तो ऐसा होगा, तो वो पाई बनाता है ना, तो हाफ सर्किल कितना बनाएगा, पाई बनाएगा। क्वार्टर सर्किल कैसा होता है, क्वार्टर सर्किल ऐसा होता है, तो वो कितना एंगल बनाएगा, पाई बाई 2 बनाएगा। तो हमको बस ब्रैकेट का याद रखना है, इतना लंबा लंबा जो फॉर्मूला है ना वो हर समय याद नहीं रहेगा। बताने में अच्छा लगता है, अभी बच्चा कोई कहेगा सर पाई से पाई काट दीजिए, 2 पाई से 4 पाई काट दीजिए, छोटा फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें याद थोड़ी ना करना है, हमें तो सिमेट्री बनानी है। तुम पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे इन्विलेटर आके सुनेगा थोड़ी ना, तो ओए खड़े हो भैया आंसर बताओ, ये सेंटर का फॉर्मूला सुनाओ। तो आपको कॉपी में लिखना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, जवान में हो चाहे ना हो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, पाई बाई 2 हो गया। आर्क है तो देखो आर्क ऐसा होता है ना, तो ये थीटा आपको गिवन होना चाहिए, और ये थीटा जो होगा बेटा वो किस में रखोगे, सबको तुम रेडियन में रख रहे हो ना पाई पाई को, तो यहाँ पर भी किस में रखोगे, रेडियन में रखोगे। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे फॉर्मूले हो गए, ताकि कहीं पर भी कोई आए तो क्वेश्चन कर ले जाओ। इसको लिख लो एक जगह, ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में कहीं ना कहीं लिखे होने चाहिए। अब हमसे भी तुम पूछोगे क्या एकदम से सुना देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमें भी बस ब्रैकेट का याद है, और ब्रैकेट का भी याद है कि डायग्राम दिमाग में बैठा हुआ है मेरे, तो दिमाग में बैठाओ उसको, याद ना करो कि वो कोई पूछे तो वॉमिटिंग कर दो, मुंह से सुना दो। आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आप लोगों की आदत है ना बारबेक्यू की तरीके, खा लिया फिर कहीं जाकर के वॉमिट कर दी। तो आपको ऐसा नहीं कि 10 दिन बचे तो हम आपको पूरा बारबेक्यू की तरीके स्टार्टर ले आएँ, मेन कोर्स ले आएँ, फिर बाद में डिजर्ट खिला दें, फिर आप जाके वॉमिट कर दो। तो ऐसा थोड़ी ना है, क्योंकि रटे रटाए क्वेश्चन तो आने नहीं है। हो सकता है वहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो ट्रिकी क्वेश्चन के लिए ट्रिक भी तो बने, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इतना हो गया। अगला देखो, कह रहा है कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई इज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ। तो यहाँ पे देखो ये करंट ऐसे चली जाएगी, रुको एक मिनट रुकना। तो ये तुम्हारा यहाँ तक ये वाला हुआ है, सेंटर वाला बता दिया था ना, इसमें सेंटर वाले फॉर्मूले हो गए थे, इसको नोट कर लो सब लोग, क्योंकि देखो अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही आ गया ना। अब यहाँ पे एक पहले और कॉन्सेप्ट जान लो, डायरेक्शन का। डायरेक्शन का पता नहीं पता है कि नहीं तुम लोगों को, डायरेक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी की अगर हमें डायरेक्शन निकालनी, तो हमारे पास क्या है, राइट हैंड सबके पास है, पेपर देने जा रहे हो तो राइट हैंड तो सबके पास होगा ही होगा। राइट हैंड पाम रूल से देखेंगे, तो राइट हैंड पाम रूल से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन निकाल लेते हैं।
हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 बच्चे क्या है कि राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। जैसे मान लो कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट P Q R और S, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि P पॉइंट, तो हमारे पास राइट हैंड है, सबके पास है राइट हैंड, ऐसे कर लो। राइट हैंड में जो ये थंब होता है ये बताता है करंट को, ठीक है। राइट हैंड में ये जो थंब होगा ये बताएगा किसको, करंट को। और ये जो फिंगर होती हैं, है ना, जब एक थंब हुआ तो 4 फिंगर साथ में है ना, तो ये चारों फिंगर बताती हैं पॉइंट की डायरेक्शन को। तो देखो यहाँ पे ये हो गया थंब की डायरेक्शन बनाई कहाँ पे, जहाँ पर करंट था, और ये चारों फिंगर इस तरफ हो गई। तो हमारा पाम किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड को किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। केवल डाउनवर्ड नहीं बोलते, बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये समझ में आया। राइट हैंड में जो थंब होता है वो बताता है किसको, करंट को। ये जो चारों फिंगर होती हैं ये किसको बताती हैं, पॉइंट को। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये तुम्हारा किसको बता रहा है, थंब को, और ये चारों फिंगर किसको बता रही हैं, पॉइंट को। तो पाम किधर जाएगा, पाम जाएगा अंदर की तरफ। बताओ बच्चे, यहाँ तक समझ में आया। तो जब पाम अंदर की तरफ गया तो ये हो गया क्रॉस। फिर उसके बाद अब इधर देखो Q पॉइंट पे ये हाथ दिखाई दे रहा है ना, ये 2.5 किलो का हाथ दिखाई दे रहा है सबको, है ना। 500 ग्राम का तो होगा ही होगा। अगर सनी पाजी का 2.5 किलो का है तो हमारा 500-600 ग्राम का तो मान ही सकते हैं। नल नहीं उखाड़ सकते, मटका तो उखाड़ सकते हैं। बात समझ में आई। तो हाथ दिख रहा है ना, तो देखो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, ये थंब की डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ, और ये जो है ये तुम्हारा क्या हुआ, पॉइंट हुआ। तो ये देखो पाम किधर आया, बाहर की तरफ आया, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो होगा ये बाहर की तरफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड हो गया, एक आउटवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं या अपवर्ड मान लेते हैं। तो ये हो गया अपवर्ड। अपवर्ड को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। तो ये तुम्हारा जो हुआ ये तुम्हारा हुआ क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया, और ये जो हुआ वो क्या हो गया, वो इनवर्ड डायरेक्शन हो गया। फिर उसके बाद कोई पॉइंट मान लो R और S पर है। अगर कोई पॉइंट उस वायर की लाइन पर है, उस वायर की लाइन पर है जहाँ से करंट जा रही है उस लाइन पर ही है, मतलब उसकी सीध में है, सिधान में है, लाइन बोलते हैं ना जो उसकी। तो वहाँ पे अगर उसकी लाइन में है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको। बताओ यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ये बना लो तो राइट हैंड पाम रूल में डायरेक्शन पे हम फिर इतना टाइम ना वेस्ट करें, हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। बताओ कर डालो, इतना कर दिया, पॉज करके कर लिया करो, थोड़ा टाइम बच जाए। हमें बस क्या है, पानी पीना होता है, जूस वूस मिल नहीं रहा अभी। तो इतना हो गया। अब जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये करंट थी, तुम्हें पता है आई करंट यहाँ से गई है तो आई करंट यहाँ से गई, तो यहाँ पे सेम ही सेम करंट जाएंगी क्योंकि इक्वल है। तो आई डैश और आई डैश मान लिया। अब देखो जब ऊपर वाले की डायरेक्शन देख रहे हो तो ये इधर जा रहा है, ये इस तरफ है, तो इसकी वजह से बी होगा। इसकी वजह से जो बी होगा ऊपर वाले की वजह से, वो किधर है, अंदर की तरफ है ना, तो बी क्रॉस कर दें। और इसकी वजह से देखो जो बी आएगा वो किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, अपने हाथ भी यूज करो बेटा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया बी डॉट में हो गया। अब देखो एक बी क्रॉस में है और एक बी जो है वो डॉट में है, तो हम एक को प्लस मान लेंगे, एक को माइनस मान लेंगे। तो b माइनस बी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आया। b माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना।
अगला कराएं। फिर लिखा है टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने का या गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने का अगर क्वेश्चन आता है तो हमने बता रखा है, तुमको नहीं बता रखा है तो सुन लो। कभी भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आए तो दो फॉर्मूले याद रखना तुम। क्या क्या? GLPA और GHSV। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, श्लोक हैं, ये याद रखना। G फॉर हो गया गैल्वेनोमीटर, L फॉर हो गया लो रेजिस्टेंस। किस में लगाओगे? पैरेलल में लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा। GLPA है ना, GLPA। LPA याद कर लो, कितने LPA का पैकेज है, पैकेज मिलेगा ना तुम लोगों को इसके बाद फाइनली क्या करना है? पैसे ही तो कमाने हैं। तो कितने लाख पर एनम का पैकेज होता है तो LPA बोला जाता है उसको। ठीक, तो ये तुम्हारी हो गई लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। GHSV का मतलब क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर। H फॉर हाई रेजिस्टेंस, किस में लगेगा? सीरीज में लगेगा तो क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर गैल्वेनोमीटर HSV तो वहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा? हाई रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में लगाओगे तो क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। डायग्राम देख लो, एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है तो इसके पैरेलल में क्या किया? एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ से मान लो टोटल आई करंट थी, ये टोटल आई करंट थी। यहाँ पर कितनी हो गई? IG करंट हो गई। ये कितनी बची? I माइनस IG बची। ये कितना हो गया? S हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि बेटा V अक्रॉस G इक्वल टू क्या होगा? V अक्रॉस S होगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट करो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला हर समय नहीं याद रहेगा, जो सोचो कि सर इतना लंबा क्यों कर रहे हैं आप। हर समय फॉर्मूले भी तो याद रहें, और आखिरी समय कर रहे हो तो कहाँ याद हो पाएंगे। तो S की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बात समझ में आई? और अगर हम ऐसे करेंगे तो गैल्वेनोमीटर है ये, और ये तुम्हारा H डैश मान लिया, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IG। जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें भी जाएगी, तो हम लिख सकते हैं IG इंटू G प्लस H डैश। तो H डैश की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। बताओ बेटा, समझ में आया इतना? एक एक स्लाइड भरी जा रही है एक एक क्वेश्चन पे, तो समझ लो 4-5 चीजें कवर हो जा रही। उन्होंने केवल क्वेश्चन अगर मुझे एक कराना होता तो मैं क्या कहता? मैं कहता भैया याद कर लो गैल्वेनोमीटर को कैसे करेंगे, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे। तुम लोग भी खुश हो जाते, अरे वाह देखो सर ने 40 मिनट में 40 क्वेश्चन करा दिए। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे। लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कौन सा होगा? GLPA होगा। हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे, क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। वोल्ट मीटर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन IG माइनस G हो जाएगा। जब हम वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं तो IG और टोटल करंट वो क्या रहती है? सेम रहती है। और यहाँ पर IG और ये S के क्रॉस करंट जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो स्लाइड से क्वेश्चन देख रहे हो, 5-6 तो केवल बिना देखे बना दे रहे हैं, थोड़ी सी और पलट के देख लेंगे तो वैल्यू दे करके 4-5 बना सकते हैं। तो एक एक स्लाइड 10-10 क्वेश्चन के बराबर है भाई, हो कहाँ, ताकि अगली बार जब अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 10 दिन में बेटा कोई क्वेश्चन थोड़ी ना कराने हैं, कॉन्सेप्ट भी तो लेके आने हैं। आप जो बच्चा देखो वीडियो अभी तक देख रहा है, अगर 1 घंटे के बाद भी देख रहा है, वो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस जानेगा क्या है। अगर बच्चा केवल शुरू के 5 मिनट देखेगा, आखिरी के 5 मिनट देखेगा, अरे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 20 ही 25 ही हुए, तो वो फिर नहीं इंपॉर्टेंस जानेगा। इंपॉर्टेंस जो साथ में रहता है वही तो जानेगा। तो इस वजह से एक एक क्वेश्चन समझो कितना कितना भारी पड़ रहा है, ठीक है। और छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फॉर्मेलिटी तो करने आए नहीं है ना कि सोचें बस शकल दिखा दी काम चल गया, नहीं चलता बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ समझ में आई। फिर देखो क्या है, अल्फा पार्टिकल कह रहा है बच्चे। अल्फा पार्टिकल क्या है? इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इतना, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस। तो यहाँ पे बेटा F निकालना है, तो F की वैल्यू क्या होती है? QV क्रॉस B होती है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले तो V क्रॉस B कर लो,
तो v क्रॉस b तुम्हें पता है ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और i क्रॉस j क्या होता है, k होता है ना, तो 10 k कैप आ गया। क्योंकि एक चीज़ ध्यान लो कर लो, नहीं तो पूछोगे कमेंट में, i क्रॉस i 0 होता है और i क्रॉस j जो होता है वो k होता है, तो k वाला ही आंसर आएगा। k वाला आंसर देख लो कौन सा दिया हुआ है, वही वाला ऑप्शन टिक कर लो। बात समझ में आई। और Q की वैल्यू अगर निकालने का भी मन है तो भाई अल्फा का चार्ज कितना होता है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19, और ये 10 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, तो ये माइनस का 13 होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ 6 ये हो गया, तो 3.2 इंटू 10 की पावर -13 के, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। बताओ यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई डाउट तो नहीं है। एक चीज वेक्टर का कॉन्सेप्ट जान लो, आई यहाँ पे लिख दिया, जे यहाँ पे लिख दिया, के यहाँ पे लिख दिया। अगर हम आई क्रॉस जे जाते हैं तो ये हो जाएगा के। अगर देखो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आई क्रॉस जे क्या हो गया, के हो गया। जे क्रॉस के कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। के क्रॉस आई कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस आएगा, अगर हम क्लॉकवाइज चलना चालू कर दें तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे हो जाएगा। के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस का आई आ जाएगा। जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस का के हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं तो अगर मान लो उसमें अपोजिट होता तो माइनस के हो जाता, इस वजह से ये बताया। और कहीं पे भी अगर आई क्रॉस आई है सेम सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जे क्रॉस जे तो वो क्या हो जाएगी, जीरो। के क्रॉस के है तो वो क्या हो जाएगी, जीरो। ये सब वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो देख लो फिजिक्स यार इतनी सिंपल थोड़ी ना है जितनी बताई जा रही है, या मोटिवेट करने को हम कहते हैं बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। भैया है, टफ है, क्या कर सकते हो। टफ है तभी तो इज्जत है हम लोगों की थोड़ी बहुत, नहीं तो क्या हो। बच्चे को अगर एक एक बार में एक क्वेश्चन देख करके सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लग जाएं, इतने बताने के बाद भी डाउट रहता ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जो स्कूल में पढ़ा है तो टीचर मेहनत नहीं करता, 12th कहीं से किया होगा वो भी मेहनत नहीं करता, सब मेहनत करते हैं ना। ऐसा तो नहीं हम बता दें कि हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ही ऐसा है, एक एक सेकंड में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। इधर से इधर घुमा देंगे, इधर से उधर घुमा देंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना हमको। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अगला देखो। पार हो गया क्या कोई, ये कर लिया था। अगला क्या है, इफ अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल है और रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो अगर रेस्ट पर है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, तो मे और मे नॉट भी जीरो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में और मे नॉट भी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि फोर्स लगता कब है। देख रहे हो एक एक क्वेश्चन क्या है, एक एक स्लाइड खोलनी पड़ रही है बेटा, नहीं तो हम क्या रटवा थोड़ी ना रहे हैं तुम्हें। अब सबसे पहले बात आती है बेटा फोर्स क्या है, या ऐसे समझो चार्ज है। तो चार्ज ये हो सकता है कि रेस्ट पर हो या मूव कर रहा हो। चार्ज क्या होगा, रेस्ट पर होगा या मूविंग कर रहा होगा। रेस्ट पर होगा तो उसके पास क्या होगी, जैसे ही चार्ज है यहाँ पे तो उसके पास तुरंत एक क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, या उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एफ मैग्नेटिक नहीं लगेगा। ठीक है, मूविंग है
तो अगर वेलोसिटी पैरेलल है बी के तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लगना ही लगना है, मैग्नेटिक अभी भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू बी तभी जो है इलेक्ट्रो भी लगेगा और मैग्नेटिक भी लगेगा, तब ये चीज़ होगी, वैसे नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड होने से फोर्स लगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर चार्ज रख दिया गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अगर केवल सिंगल चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। मैग्नेटिक का फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, मैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो एफ मैग्नेटिक की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू वी बी साइन थीटा आ गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर देखो क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आ गया और आपकी बार न्यूमेरिकल आ गया। तो देख रहे हो क्वेश्चन कितने प्यार से चेंज होते हैं। अब क्या कह रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 900। तो जी की वैल्यू जो है वो 900 है। किस में बदलना है, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट टू सेंड ओनली 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। बहुत बढ़िया। तो अभी अभी देखो जो डायग्राम बनाया था उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। शंट की बात हो रही है तो इसका मतलब एमीटर में बदलना है। यहाँ से पता लगाया हमने कि इसको किस में बदलना है, एमीटर में। तो कह रहा है जैसे मान लो कि 10% कितनी 10% जा रही है, तो टोटल हमने करंट मान ली 100 एम्पियर या कम ही मानो, तो ये 1 एम्पियर की करंट मान ली। तो ये हो गई 0.1 इसमें गई, तो इसमें कितनी गई 0.9 चली गई। बात समझ में आई। तो देखो ये तुम्हारा आ जाएगा V अक्रॉस जी इक्वल टू V अक्रॉस एस। तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू जी इक्वल टू 0.9 इंटू एस। जी की वैल्यू दे रखी थी 900, ये हो जाएगा 0.9 इंटू एस। तो पॉइंट से पॉइंट गया, एस की वैल्यू आ जाएगी 100 ओम आ जाएगी। देख रहे हो कहीं फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, आपने डायग्राम बनाया, आपको पता है 10% मतलब कितना होता है 0.1। 100 मानते तो 10 और 90 मान लेते। तो ये चीज़ें हैं। आप मैं बता तो रहा हूँ, अगर आपने मेरे यहाँ से जितनी 4 वीडियो बनाई, जितनी भी वीडियो बनेंगी, लगातार बनेंगी वीडियो, अगर आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो तो कोई भी इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, है ना। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ किसी भी चैनल पे पढ़ाई नहीं हो रही है। जितना पेड चैनल होंगे वहाँ पर भी नहीं हो रही, इस बात की गारंटी है, ठीक है। आपने जितना 4 दिन में सीख लिया होगा ना, जितने चैप्टर एक साथ मर्ज करा करके कॉन्सेप्ट बताना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि बेटा एक एक वीडियो आकर के हम हवा में बना दे रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, कितना क्वेश्चन है। केवल ये क्वेश्चन सॉल्व कराने हो हम एक दिन में 10 वीडियो बना दें, लेकिन हमें पता है ना कहाँ पे कितना बताना है, कितना अगले क्वेश्चन के लिए छोड़ना है, ताकि सारी चीज़ें हो जाएं। तो इसको आप लोग अप्रिसिएट कर सकते हो तो कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो तब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अगर अब तक इस चैनल पे पहुंच चुके हो, इस जगह तक पहुंच गए 1 घंटे की वीडियो, तब तो ये फ़र्ज है भाई आपका कि वहाँ पे लाइक कर दो वीडियो को, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यार, 17 में क्या कहा गया है, 1 एम्पियर है, इक्विलेटरल साइड है और सेंटर पे निकालना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लंबा ही जाएगा, ए बी और सी, ठीक है। सेंटर पे निकालना है हमको, तो सेंटर पे निकालना है। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालोगे ही निकालोगे। तो हम किसी एक के लिए कर देते हैं, हम मेथड बता दे रहे हैं। अच्छा मान लो अगर करंट ऐसे जा रही है तो इसके लिए भी अंदर ही होगी, इसके लिए भी इनवर्ल्ड होगी और इसके लिए भी क्या होगी, सेंटर पे इनवर्ल्ड होगी। तो पहली लाइन तो यही लिखोगे, बी नेट इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, और इनवर्ल्ड है तो क्रॉस दिखा दोगे। डायरेक्शन की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अगर होती तो क्रॉस दिखा देते। फिर उसके बाद बी नेट की वैल्यू तीनों इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा, 3B हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। 3B होने के बाद अब तुम ये बताओ यहाँ पे हमको कि जब B हो गया तो
बी का जो फॉर्मूला आएगा ये फाइनाइट वायर है कि इनफाइनाइट वायर है? ये जो है ये फाइनाइट वायर है ना, तो जब फाइनाइट वायर होगी तो ऐसे मान लो ये है, ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस होगी आर, ये डिस्टेंस हो गई ए, तो ये वाली डिस्टेंस ये चाहिए होगी, और ओ ए बी ये है मान लो, है ना। तो हमको अल्फ़ा और बीटा चाहिए होगा, तो अल्फ़ा कितना होगा, टोटल 120 होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया, और इधर भी कितना हुआ 60 डिग्री। फॉर्मूला देख लो ना कौन सा है, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब तुम्हें यहाँ पे आर नहीं पता है, तो आर कैसे निकालोगे बेटा, ये देखो आर ऐसा बना ना, ये आर था मान लो, या उसी में देख लो, ये डिस्टेंस ए थी, तो ये कितनी हो गई a/2 हो गई, इसको ओ डी मान लो, हमें ओ डी चाहिए, तो साइन क्या लगाएं, cos 60 लगा दें, तो cos 60 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया r, और ये हो गया a/2। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है ना, तो cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ से तुम्हारा ये आ जाए, एक मिनट को यार, cos 60 का लगा रहे हैं, ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगा ना, tan 60 लगाएंगे, फिर से देख लो, देखो हम इसी को बना दे रहे हैं अलग से, ओ ए डी है ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 60 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan 60 लगा लेंगे, tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3 परपेंडिकुलर हो गया a/2 अपॉन आर, तो √3 इक्वल टू आ गया a/2 आर, तो r की वैल्यू कितनी हो गई a/2 √3, ये r की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास r आ गया है, अल्फा बीटा पता है, i भी पता था क्वेश्चन में, i भी तो पता था, तो अब इन सब की वैल्यू निकाल करके इसका आंसर बताना है। देखो अगर पेपर में इतना दिमाग चल रहा है, जैसे मैंने कहा ना पेपर में स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन पहले राउंड में ख़त्म कर लो, इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो आंसर किसी को याद होगा नहीं, या आंसर बनाना हो और याद करने का बहुत ज़्यादा मन हो कि याद कर लेंगे सर हम, तो यहाँ से याद करवा दे रहे हैं तुम्हें हम कि भाई ये तुम्हारा हो गया μ0/4π आई, आर की वैल्यू हो गई a/2 √3, a/2 √3, अरे यार आर की वैल्यू लिख ले रहे हैं यहाँ पे a/2 √3, और साइन 60 प्लस साइन 60 है ना, तो ये तुम्हारा हो गया μ0/4π 2 √3 आई अपॉन ए, 2 साइन 60, तो साइन 60 कितना हो गया √3/2, 2 से 2 गया, तो यहाँ से आ गया μ0/4π 6i अपॉन ए, ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। बताओ समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला देखो, कह रहा है इन द फिगर अ लॉन्ग वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ कंडक्टिंग लूप, और कंडक्टिंग लूप के पास रखा हुआ है, और हमसे ये बोल रहा है कि कहाँ पर ये ये क्या करेगा, इसको करेगा, देख लो एक बार क्वेश्चन फिर बताओ।
क्वेश्चन रीड किया, दिमाग चला किसी का? अब देखो, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट ये जान लो कि कभी भी अगर दो वायर का कॉन्सेप्ट हो और दो वायर में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और अगर दो वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये I1 I2 हो गया, तो ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर करंट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या है? करंट सेम डायरेक्शन में। करंट हमारी अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। करंट अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब अट्रैक्ट करेंगे और F का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो यहाँ से F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आया। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये था हमारा, देखो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। इसको पहला वायर मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा। तो पहला और दूसरा ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट एंड थर्ड ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे को क्या है? सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले और तीसरे की डायरेक्शन अलग अलग है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। और अभी अभी हमने बताया कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R होता है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो इनका अट्रैक्शन पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि F अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन F रिपल्सन। ये बात समझ में आ गई? तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इधर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये जो पूरा कॉइल है वो किसकी तरफ आ जाएगा? वायर की तरफ आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? कहाँ से लॉजिक बनता है, कहाँ से कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो तुम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 18 तक समझ में आ गया? फिर उसके बाद देखो, ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना। देखो इसमें भी क्या है, दो तीन क्वेश्चन तो आराम से बन ही रहे ना कि भैया F का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, दो वायर हैं तो डायरेक्शन निकल के आ रही कि दो वायर अगर अट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्शन वो, हाँ दो वायर अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो कहेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो हम कहेंगे सेम डायरेक्शन होगी। अपोज कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये सारी चीज़ें तो याद होंगी चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। A square conductor of length x and resistance r moves in its plane with uniform velocity v perpendicular to one side। ठीक है। The current induced in the coil। तो यहाँ पे देख लो क्या है, एक लेंथ x है, यहाँ पे इंड्यूस्ड है तो ये पहले चैप्टर डिसाइड करो। तो चैप्टर ये कौन सा हो गया? EMI का चैप्टर हो गया। EMI के चैप्टर में सारे फॉर्मूले याद थे कि जब भी अगर हम चेंज करते थे तो वहाँ से कितना चेंज होता था। तो EMI के चैप्टर में अगर याद नहीं है तो भाई एक बार इसको क्या करो, रिकॉल कर लो EMI को। EMI में समझो क्या है, हर एक क्वेश्चन पे एक स्लाइड अलग निकल के आ रही है। तो बताओ ये जो क्लास होती जा रही है वो लंबी होती जा रही है, लेकिन फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो प्रॉपर समझ में आ रहे हैं। अगर कोई पहली बार भी कर रहा होगा तब भी प्रॉपर समझ में आ रहे हैं, चौथी बार कर रहा होगा तब भी प्रॉपर समझ में। अब जब इसके बाद तुम मॉक टेस्ट दोगे तो तुम देखोगे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉजिक में आ जरूर रहे होंगे आमने सामने।
क्योंकि जो एक लिमिटेड सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन कहाँ से घुमाएगा। जितने भी PYQ हैं, जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो मॉक टेस्ट लगाओगे वो सब आएंगे तो कॉन्सेप्ट पर ही ना। तो आप बस अपने पे ट्रस्ट रखो। फिजिक्स में अगर आप 50 में 35 प्लस कर ले जा रहे हो तो आप ये सिलेक्शन पक्का है, फिर कहीं कोई इफ़ बट नहीं होगा। तो इसको तुम ध्यान रखोगे। और वीडियो बेटा लाइक नहीं की हुई है स्टेज पे आने के बाद भी, तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो कहीं पर, ताकि किसी और का भी भला हो जाए, केवल अपना भला काहे सोच रहे हो। तो यहाँ पे देखो EMI का कॉन्सेप्ट बता रहे थे। EMI में क्या होता है कि अगर हम मैग्नेट को या कॉइल को, जैसे ये N और S है, ये कॉइल है, अगर हम मैग्नेट या कॉइल को मूव करते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे ले गए, तो इसमें से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे समझो कि अगर हम यहाँ पर मैग्नेट को करें या कॉइल को करें, इनके बीच रिलेटिव स्पीड आ जाए, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर एक क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड EMF आ जाता है। और अगर हमारा सर्किट जो है, इफ सर्किट अगर हमारा क्लोज्ड है, तो वहां पर आती है एक इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, वहां पे क्या आ जाती है, एक इंड्यूस्ड करंट आ जाती है। और इस इंड्यूस्ड करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इस करंट को ही हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो कैसे होता है ये देख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइन से निकल रही है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 2 ही है, क्योंकि 2 ही तो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से भी 4 निकल रही हैं, लेकिन अब की बार चारों की चारों क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, 2, यहाँ पे कितना था, 4। तो ये कैसे हुआ, मैग्नेटिक या मैग्नेटिक कॉइल को हमने मूव किया और वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड EMF आया। इंड्यूस्ड EMF आया तो सर्किट अगर बंद है तो इंड्यूस्ड करंट आएगी, और इंड्यूस्ड करंट आएगी तो चार्ज भी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सारी वैल्यू आ जाएगी। तो सारी की सारी डिपेंडेंसी किस पर है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर है, किसी तरीके से चेंज हो जाए। और यहीं पे एक लेंज लॉ आता है। लेंज लॉ भी देख लो क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ आता है कि भाई जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज कर रहा है ना। कोई भी चीज़ जिस वजह से आ रही है, जैसे मान लो फिजिक्स हमने तुम्हें सिखाई और तुम आगे चल के बगल में मेरे क्लास लेने लगो और कह दो यार सर खराब पढ़ाते हैं, ठीक है, बगल में मेरे कोचिंग खोल दो और मेरी बुराई करो। मतलब जो हमने तुम्हें सिखाया वो तुम क्या कर रहे हो, उसी का अपोज कर रहे हो। ठीक है, जिस वजह से जनरेट हुए हो उसी का क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। तो ये हमारा कहलाता है लेंज लॉ। तो बताओ यहाँ पर ये जो सब हुआ था, मैग्नेटिक फ्लक्स या इंड्यूस्ड करंट आई थी, ये नॉर्थ के पास आने से आई थी ना, नॉर्थ के पास आने से आई थी। तो यहाँ पे एक ऐसी पोलैरिटी आएगी जो इसको दूर फेंकेगी। तो नॉर्थ को कौन दूर फेंकेगा, जब यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो ये यहाँ पे ऐसा पोल देगा कि अब ये पास ना आए, दूर जाने लगे, तो अपोज करेगा उसको। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका था, EMI का था। अब जब EMI का था तो भाई फाई का फॉर्मूला भी तो देखना पड़ेगा। अब एक एक करते हुए फॉर्मूले देख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होता है ये भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BA cos थीटा। हमें कुल मिला के फाई को ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। तो जब फाई को चेंज करना है तो या तो हम क्या करें, B चेंज कर दें या A चेंज कर दें या cos थीटा चेंज कर दें या थीटा चेंज कर दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वहाँ से फिर हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर इसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इंड्यूस्ड EMF के लिए क्या, इन तीनों में से कोई ना कोई तो चेंज हो। तो ये चीज़ समझ में आई।
आप फॉर्मूले देख लो, ई इक्वल टू होता है माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी होता है, आई इक्वल टू ई बाई आर होता है, तो यहाँ से मॉड ले लेंगे तो एन बाई आर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। और इंड्यूस्ड चार्ज की बात करेंगे तो आई डेल्टा टी होता है, तो आ जाएगा एन बाई आर डेल्टा फाइव आ जाएगा, तो ये हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है किसी के, तो ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा। ओह, क्वेश्चन भी तो करना था। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, आ स्क्वायर कंडक्टर ऑफ लेंथ x एंड रेजिस्टेंस r मूव इट्स प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वन साइड। अब बताओ परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर समझना है तो कैसे समझोगे? तुम ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो कि ये कोई वायर है, ठीक है, कुछ अच्छा सा पेन ले लेते हैं, चलो ऐसे मानो ये एक वायर है, यहाँ सामने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अगर हम इसको ऐसे ही लेते हुए चले आ रहे हैं, सीधे सीधे लेते हुए चले आ रहे हैं, तो क्या बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? अगर हम इसको सीधे सीधे ही लेते चले आ रहे हैं या लेके जा रहे हैं तो कोई डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स आती, अगर हम ऐसे बच जाते, मान लो गोलियां चल रही, हम इधर से साए से हटे, फिर इधर एक गोली इधर से निकली एक इधर से निकली, तभी तो कुछ होगा। अब हम आ रही गोली, हम खड़े हुए, आओ भैया मार दो, अमर हैं हम, तो अमर तो नहीं है ना हम। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि लगातार चेंज हो, मान लो कि अगर सामने से वो चल रहे हैं, गोलियां आ रही हैं और हम जो ऐसे खड़े हुए हैं, तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। जितनी गोलियां पहले आ रही थी उतनी अभी भी आ रही हैं, उतना ही एरिया भी है मेरे सामने। हमने क्या किया, गोलियां हमने ऐसे कर लिया, तो अब की बार क्या था, जितनी साइड की थी वो जो सामने थी वही तो स्ट्राइक करेगा, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ चेंज तो हुआ ना। इस क्वेश्चन में क्या था, सीधे ही चले चले आ रहे थे। तो बताओ इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? समझ में आया बेटा? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर उसके बाद 2 सर्कुलर कॉइल, 1 ऑफ रेडियस इतना, और सेकेंड इज क्या है, 2 सर्कुलर कॉइल 1 ऑफ रेडियस R1 है, अनदर कितना है R2 है। और हमसे पूछा क्या गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ही याद कर लो, 2 के लिए कितना होता है, 2 के लिए बेटा जो होगा वो तुम्हारा ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, म्यू नॉट इंटू पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। 2 सर्कुलर कॉइल्स होंगी तो वहाँ पे ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। म्यूचुअल होता क्या है, एक को देख करके दूसरे में चेंज होना, ये हमारा क्या कहलाता है, म्यूचुअल कहलाता है। ठीक है, जैसे एक बच्चे के मॉक टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ गए, तुम्हारे कम आए, तो ये क्या होता है, ये कहलाता है म्यूचुअल। और सेम क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि भाई तुमने अपने आप से कहा, पहले मान लो तुम्हारे 100-200 में 100 नंबर आते थे, अब की बार 150 आ गए, तो तुमने अपने से कंपटीशन किया तो उसमें कुछ चेंज हुआ, तो वो कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। और जब दूसरे को देखा देखी कुछ करते हैं, मतलब बगल वाले में कुछ हो रहा हो, तब हम अपने ऊपर चेंजेस करें, तो वो म्यूचुअल कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ इसकी हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 तक समझ में आया सब? फिर यहाँ पे देखो 3 इंडक्टर्स हैं कनेक्टेड एज शोन, इतना। जो इंडक्टर में देखो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, वही रजिस्टर का भी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको रजिस्टर मान के कर लो तो ज़्यादा सिंपल रहेगा तुम्हारे लिए। 0.5 और 0.5 ये किस में, ये तुम्हारे पैरेलल में है ना, तो ये आंसर आ जाएगा 0.25। देखो इधर पैरेलल में अगर होंगे तो R इक्वलेंट जो होगा 1/R इक्वलेंट इक्वल टू आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। और सीरीज अगर होगा, यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे L है, तो 1/L इक्वलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। और सीरीज है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा जैसे होता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे देखो 0.5 0.5 तो 0.25 और ये कितना है 0.75। तो यहाँ से L इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड कर दोगे तो ये 1 हेनरी आ जाएगी। बताओ यहाँ तक समझ में आया 1 हेनरी तक? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, 1 हेनरी तक समझ में आ गया प्रॉपर, क्लियर है? ठीक। फिर क्या है अ कॉपर रॉड, तो इसका फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। मोशनल ईएमएफ के नाम पे, रोटेशनल ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ में ये घुमाया जाता है कि अगर घुमा रहे हैं तो एक अगर सीधे मोशनल ईएमएफ का BVL होता है ना, और अगर रोटेशन हो रहा होता है वहाँ पर रोटेट कर रहा होता है तो E की वैल्यू आती है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट तो लिख सकते हो। मोशनल ईएमएफ का और रोटेशन का ये फॉर्मूला होता है, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको। क्लियर है इतना? फिर अगला देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड रेजिस्टेंस r इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द करंट। और हमें क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद हमको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड करंट निकालनी है। ठीक है, तो इस जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो चेंज क्या हो रहा है, अभी अभी बताया ना, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रही है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा बी ए, तो डी बी इंटू ए अपॉन डी टी। तो ए तो बाहर आ गया, ये हो गया डी बी बाई डी टी। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा बी नॉट, साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी, और डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ओमेगा टी जो होगा वो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ से इतना आ गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट निकालनी है, तो N/R होता ही होता है। ठीक है ना, N/R तो आएगा ही आएगा, तो ओमेगा एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। वहाँ से ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो बताओ ए और बी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? माइनस लगा ही हुआ है, यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, माइनस यहाँ पे भी होगा, तो माइनस लगा हुआ है तो ये तो नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। और तो सारी चीज़ें वही हैं, एरिया की पाई आर स्क्वायर रख दोगे वैल्यू। तो देखो अब सारा मैच कर गया, ओमेगा पाई आर स्क्वायर बी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये तुम्हारा क्या आया, ये आया ई आया, और ई बाई आर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ पे बी नॉट बाई आर हो जाएगा, और तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इतना ही होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया। 24 देखो अभी अभी कराया था, जंक्शन रूल था, ए ये था तो ये भी ए हो जाएगा, ए यहाँ से उठ के यहाँ पे गया, बी ये था तो ये भी बी हो जाएगा, बी उठ के यहाँ से यहाँ आया। तो ए से बी जाने के देखो 3 रास्ते हो गए, ए से बी जाने के 3 रास्ते हो गए, तो ये तीनों रास्ते किस में हो जाएंगे, ये तीनों रास्ते किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पैरेलल में। तो पैरेलल जब होगा तो 3 हेनरी 3 हेनरी 3 हेनरी, आंसर कितना आ जाएगा, 1 हेनरी आ जाएगा। एक बार ढंग से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझने का फ़ायदा देख रहे हो, अगले क्वेश्चन हो सकता है जल्दी हो जाए। अब तुम जब क्वेश्चन कोई भी मॉक लगाओगे तो तुम्हारी स्पीड देखो अपने आप होगी। अब लेवल अप हुआ, जो पहली वीडियो में लेवल अप की बात कर रहे थे उनका अब समझ में आ रहा है कि लेवल अप कैसे होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे करके थे ना लेवल अप हो जाता है, पढ़ाना भी तो पड़ता है। अब मेटल गेट्स हीटेड बिकॉज, तो मेटल कब हीट करती है ये हमें बताना है। तो बेटा 4 ऑप्शन है, रीड करें पहले तो एक मेटल की प्लेट है, कह रहा है कि डायरेक्ट करंट यूज करें, सही बात है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तब भी वो हीट हो जाएगी। फिर क्या है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में देंगे तब भी वहाँ पे क्या होगी, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा तब भी आ जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट से भी हो, तो ऑल ऑफ दीज जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को रीड, ऑप्शन को रीड करना पड़ता है, क्योंकि हम भी क्या होता है जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए आराम से जा करके देखते हैं सामने से।
ठीक, समझ में आया इतना? तो 25 क्वेश्चन हो गए इसके। अगला देखो, स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ से हम लोग एरिया निकालेंगे। यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कहाँ पर है, एक्स वाई पर है, और b की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 4k है ना। तो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर के कैप हो जाएगा। अगर एक्स वाई प्लेन पर है तो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पर है तो के कैप होगा बेटा। ये बात समझ में आई? तो यहां से ये एल स्क्वायर के कैप हो गया। अब तुम्हें फाई इक्वल टू निकालना है तो क्या करोगे, बी ए या बी डॉट ए होता है ना, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ए। तो यहाँ पे जब तुम करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2i, या सीधे कर दें, ये तुम्हारा बी डॉट ए हुआ। और तुम्हें पता है आई वाला के साथ तो जीरो हो जाएगा, के वाला के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4b0 एल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा। तो यहाँ से 4b0 एल स्क्वायर, ये हमारा जो होगा ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि फाई क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है ना, तो बी डॉट ए होता है। तो वहां से ये सारी चीजें आ जाएंगी। बताओ, इतना समझ में आ गया? अगला देखो, कह रहा था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज 1.5। तो m की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। अब न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े चालू हो रहे हैं। करंट इतना है इंड्यूस है, तो E का फॉर्मूला बेटा -m डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है ना। E की वैल्यू क्या होती है, -m डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये वैल्यू करके E की वैल्यू निकालना। इसका आंसर बताना बेटा तुम लोग। सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ तक जो आ रहा है पता चलेगा कमेंट में कौन कौन बच्चा लास्ट तक वीडियो देख रहा है, 1-1.5 घंटे बाद भी देख रहा है वो। ठीक है, अगला देखो, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स की तो वेबर होती है, एसआई यूनिट की बात हो रही है, तो एसआई यूनिट तो तुम्हारी वही होगी, वेबर ही होगी। हो गया इतना? अगला देख लो, इन एन इलेक्ट्रो EMW की बात करें तो हमें पता है E परपेंडिकुलर टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन फेस एंड परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा इसका, परपेंडिकुलर होगा और सेम फेस में चलते हैं ये लोग। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन है ये 30th। अगर हम वेलोसिटी निकालें तो v की वैल्यू या c की वैल्यू क्या आती है, 1/√μ0 ε0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√μ0 ε0। ये पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। इसमें क्वेश्चन एक ये आ जाता है कि इसकी डायमेंशन निकालिए 1/μ0 ε0 की। तो देखो इसकी डायमेंशन बच्चे क्या करते हैं, μ0 और ε0 की वैल्यू रखने लगते हैं। वो नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको ये पता है c के इक्वल होता है, और c क्या होती है, स्पीड। तो इस पूरे की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, LT-1 हो जाएगी। समझ में आया इतना? तो ये हमारा यहाँ तक आंसर आ जाएगा। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई डाउट है? आज की क्लास जितने क्वेश्चन कराए, क्या 30 ही कराए, ज़्यादा कराए, कम कराए? बताओ, तुम खुद बताओ। 30 क्वेश्चन का मतलब इतनी स्लाइडें भर दी हमने। कौन कितनी स्लाइडें हो गई, 48। मतलब 48 तो स्लाइड भरी गई हैं। और एक एक स्लाइड से अगर हम मिनिमम 2-2 क्वेश्चन भी पकड़ लेना तो 96 या 100 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बताओ ज़्यादा फायदा किस में, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने में है कि केवल न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल करते तो हम 90 मिनट में कितने कराते, टिक करते 90 कराते। लेकिन उससे अगर तुम कहते तो कितने समझ में आते, 20 आते। यहाँ पे 48 कराएं, 100 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे लगभग।
तो उसका फ़ायदा उठाओ, है ना। कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट, कैसे किसको कब इंटरचेंज करना है, तभी तो वहाँ पे लॉजिक लगा पाओगे। अब वो समय तो नहीं गया कि भाई पूरा पूरा साल है तो लगे पड़े। अब बचे हैं लास्ट के दिन, तो लास्ट के दिन में एकदम एक्यूरेट चीज़ें करेंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे। अब बताना कहीं पर कोई भी डाउट हो तो बेटा बता देना कमेंट सेक्शन में, किसी भी टॉपिक पर हो वो बता देना, तो उसके बाद फिर चीज़ें देखी जाएंगी। अब धीरे धीरे तुम लोग समझ रहे हो क्वेश्चन का लेवल कैसा होता जा रहा है, थोड़ा अप होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा। तो यही सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, हर एक वीडियो पूरी पूरी देखोगे तो पता चलेगा। और हमें कैसे पता चलेगा, जब लास्ट के क्वेश्चन के भी आप कमेंट करोगे कि सर इसका ये क्वेश्चन हुआ, समझ में आया है। जिसको इसको समझ में आया वो बेटा कमेंट में ज़रूर बताए। ऐसा ना हो कि कोई पूरी वीडियो कर रहा मुझे पता ही नहीं चला कौन पढ़ रहा है। तो अगर जो बच्चा सीरियसली कर रहा है एटलीस्ट पता तो चले यार कि मुझे मेरी वीडियो 5 लोग देख रहे हैं। अगर सीरियसली 5 ही लोग देख रहे हैं तो मैं पता है 5 लोगों को ही तो पढ़ाना है। पता चल रहा है कि व्यू इतने हैं और देख बच्चा 2 रहा है, तो क्या मतलब उसका, और फ़ायदा किसको हो रहा है। तो मेन फ़ायदा होना चाहिए बच्चे का। 10 दिन बाद जब पेपर दे के निकलोगे तो लगेगा कि हाँ फिजिक्स में कुछ किया था, ये जो सर थे धीरज सर, इन्होंने मेहनत करके पढ़ाया था। ठीक है, फालतू की कोई बात नहीं की थी, लेकिन मेहनत करके पढ़ाया था और क्वेश्चन हुए हमारे। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना। तब तक के लिए बड़ा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।